Hello, student. I am S.K. Jha, and today we are going to discuss about company account. जैसे हम लोग की आज पहली इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, तो देखिए आपका जो अकाउंट सिलेबस है वो 3 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया है। पहला आपका अकाउंट फॉर पार्टनरशिप, दूसरा आपका कंपनी अकाउंट और तीसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक, तो आज हम लोग कंपनी अकाउंट से शुरू करेंगे और इस क्लास में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक बेसिक का मतलब होता है ये इंट्रोडक्शन से लेकर आपका कंपनी बोलते कैसे हैं, हाउ द कंपनी इज फॉर्म, व्हाट आर द टाइप ऑफ कंपनी, ये सारी बातें आपको वन बाय वन डिटेल्स में डिस्कस की जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए आपको थोड़ा सा हम टाइम लेंगे आपका कि स्टार्टिंग के पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं मार्किंग सिस्टम का। तो जो हमारा अकाउंट्स का पेपर होता है वो जनरली 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक क्या है कि आपका अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप, फॉर पार्टनरशिप, ठीक। दूसरा जो होता है वो है आपका अकाउंट फॉर कंपनीज, अकाउंट्स फॉर कंपनीज। और तीसरा पार्ट जो आपका है वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालिसिस। तो ये 3 पार्ट में आपका पूरा अकाउंट का सिलेबस डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इसका मार्किंग सिस्टम को जान लेते हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है ये आपका इट कैरीज अप्रोक्सीमेटली 36 मार्क्स। ठीक है, अकाउंट फॉर कंपनी जो आज का सब्जेक्ट भी है हमारा, वो इट कैरीज 24 मार्क्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इट कैरीज 20 मार्क्स। टोटल आपका कितना हो गया, 80। ये 80 का आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है और रेस्ट जो आपको 20 है ये आपको प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रोजेक्ट वर्क। टोटल आपका कितना हो गया, 100। नाउ वी विल हैव टू वर्क so that we can got the maximum out of these marks। ठीक है, कि हमको 80 में से मैक्सिमम हम कैसे पा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के हम लोग चलेंगे तो ये देखेंगे कि 80 में आउट ऑफ 80 एक अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स जो ऐसा आपका पेपर है जो हाई स्कोरिंग पेपर होता है, यही पेपर आपका रिजल्ट को इफेक्टिव करता है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ नहीं है। देखिए हाँ, कोई भी चीज आप पढ़िए, कोई भी पेपर हो, कोई भी टॉपिक हो, ट्राई टू क्लियर फर्स्ट द बेसिक्स, द कंसेप्ट। अगर आप कंसेप्ट उसका क्लियर कर लेते हैं, इफ यू नो द कंसेप्ट देन द रेस्ट एवरीथिंग इज बिकम इजी टू यू। ठीक है, अगर हम उसका कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसका बेसिक अगर हम बढ़िया से जान लेते हैं तो आगे हमारे जितने भी सारी चीजें जो हैं वो आसान होते चली जाती है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग के साथ क्या होता है कि हम लोग बेसिक पर डीपली नहीं जाकर सीधे हम लोग प्रॉब्लम बनाने चले जाते हैं। तो होता क्या है, ओके कि आप प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है जरा सा अगर आपको ट्विस्टेड या थोड़ा सा आपका लिंक से हटकर क्वेश्चन आ जाता है तो वेयर वी फेस द प्रॉब्लम्स, तो हमको वहाँ पर उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और अभी का जो आपका पैटर्न है वो आपका देखा गया है क्या कि डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, चाहे किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आपका सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो या आपका स्टेट बोर्ड का ही एग्जाम क्यों नहीं हो। उसमें अभी जो पैटर्न है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आपके आ रहे हैं। तो केस टू सॉल्व द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमको सबसे पहले उसका कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है,
और इसमें हम लोग आगे कोशिश करेंगे ताकि आपको उसका सारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें जो है आज हमारा जो टॉपिक है इट इज द कंपनी अकाउंट। तो कंपनी अकाउंट में व्हाट इज कंपनी, कंपनी किसको बोलते हैं? तो ये तो आप लोग को पता ही है कि कंपनी मतलब क्या होता है। एज ए डिक्शनरी मीनिंग कंपनी मतलब कम टुगेदर, एक साथ आना। कोई भी जब दो या दो से अधिक आदमी जब आपका एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो इट इज कॉल्ड द कंपनी। आप सुने भी होंगे कि आपके घर में या आपके आप पेरेंट्स बोलते होंगे कि उसका जरा कंपनी दे दो, मीन्स कि उसका साथ दे दीजिए। किसी का साथ देना ही कंपनी कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया डिक्शनरी मीनिंग, इससे तो हमारा काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका एज पर द सब्जेक्ट मैटर द कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट। तो देखो एक वर्ड आता है कंपनी एक्ट, एक्ट मतलब होता है कानून। तो इन इंडिया हमारे देश में दो तरह का कंपनी एक्ट अभी आपका एक्टिव है। पहला क्या है कि जो फर्स्ट कंपनी एक्ट बना हमारा कंपनी एक्ट 1956, ये फर्स्ट हमारा कंपनी एक्ट बना। नाउ इसमें आपको उस समय तो हमारा देश जस्ट आज़ाद ही हुआ था, उस समय का सिनेरियो, उस समय का बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ अलग था। अभी आपका बिजनेस इन्वायरमेंट डे टू डे आपका चेंज हो रहा है। तो फिर इस कंपनी एक्ट को बदलकर एक नया कंपनी एक्ट लाया गया। इट इज कॉल्ड द कंपनी एक्ट 2013। 2013 में नया कंपनी एक्ट आपको बनाया गया। तो जो पुरानी कंपनियां हैं वो इस एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, दे विल नॉट हैव टू री रजिस्टर्ड देमसेल्व्स अंडर दिस एक्ट। और जो 2013 के बाद से जो कंपनियां आपकी बन रही हैं या स्टेबलाइज हो रही है, दे शुड हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स अंडर दिस लॉ। ठीक है, तो चलिए according to company act, company means it is an artificial person created by law that has a separate legal entity, perpetual succession, legal entity, perpetual succession, common seal and limited liability. चलिए ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट, कंपनी मीन्स क्या होता है? कंपनी का मतलब हो गया इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ दैट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लायबिलिटीज। क्लियर? तो यहाँ पर सवाल आता है क्या कि सर ये तो कुछ कुछ आपका यहाँ पर न्यू वर्ड है और ये शायद आप पहली बार सुने होंगे, लाइक कि आपका लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन ऑल दीज आपका टेक्निकल वर्ड्स, इसको हम लोग जानने का
कोशिश करते हैं। तो देखो ये फर्स्ट आपका आर्टिफिशियल पर्सन, एज वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन। एक होता है क्या, बायोलॉजिकल पर्सन लाइक आई एंड यू, ठीक है, हम लोग जो हैं राम शाम जरूर, लाइक मैं एस के झा, आपका कोई भी जो है वो आपका क्या है, बायोलॉजिकल पर्सन। और ये आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा नाम होता है, आपका नाम है, उसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम होता है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल पर्सन। ये नाम है, आप 11 क्लास में पढ़े होंगे आपका टाइप ऑफ अकाउंट्स में, कि पर्सनल अकाउंट में आप पढ़े होंगे कि देयर आर बोथ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो नेचुरल पर्सन में हम लोग हो गए, और आर्टिफिशियल पर्सन में क्या हो जाता है, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो वो आपका जो कंपनी बनता है, तो कंपनी क्या है भाई, कोई तो नाम उसका होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दीज आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल पर्सन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। क्लियर। नाउ द सेकंड इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो कोई भी जो कंपनी, कोई भी जो बिजनेस सेटअप हम लोग बनाते हैं, उसके लिए वी विल हैव टू रजिस्टर्ड, वी विल हैव टू टेक अ लॉट्स ऑफ परमिशंस, जिसको लाइसेंस बोला जाता है। दैट मीन्स कि व्हाट इज लाइसेंस और परमिशन, दीज आर नथिंग बट दीज आर द लीगल फॉर्म ऑफ परमिशन टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, वो कानून आपको अनुमति देता है कि आप इस तरह का बिजनेस आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दैट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, एंटिटी मतलब होता है संस्था, ठीक है, लीगल मतलब कानूनी, कानूनी रूप से आप एक अलग संस्था का स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट आपने कर दिया, आप एक अलग संस्था बनाए, लीगल एंटिटी है। ठीक है, इट कैन परचेज, इट कैन सोल्ड एसेट्स और एनी अदर थिंग्स। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी डजंट डिपेंड ऑन इट्स ऑनर। तो जो एग्जिस्टेंस है किसी भी कंपनी का, वो आपका इसके ऑनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मीन्स कि देयर इज नो इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी कि आपका इफ द ऑनर्स बिकम बैंकरुप्ट, बिकम अनसाउंड माइंड, और आपका एनीथिंग एल्स। ठीक है, मतलब कि मालिक के आपका के ऊपर कोई भी संस्था आपका डिपेंड नहीं करती है। एक मालिक चले जाते हैं तो कोई संस्था बंद नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका टाटा स्टील, इट इज क्रिएटेड बाय सर जमशेदजी नेहरू जी टाटा, बट ही हैज गॉन, वो तो कब का चले चुके, लेकिन क्या कंपनी बंद हो चुकी, नहीं जी। उसी तरह से आपका कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, आपका इंडियन ऑयल हो गया, ओएनजीसी हो गया, कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट उसको बनाती है, लेकिन वो गवर्नमेंट रहे या नहीं रहे, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन आपका एज इट इज वहां पर रहता है। तो दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। नाउ द सेकंड इज द कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है क्या, सील मतलब मोहर, स्टैम्प। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कहा भाई क्या कि पर्सन, ठीक है, ओके, आर्टिफिशियल पर्सन। तो कोई कंपनी जो है पर्सन है। अब जैसे मान लीजिए पर्सन का क्या होता है, जैसे हम आप कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कोई भी काम अगर करते हैं, तो नीचे हम लोग क्या करते हैं, अपना सिग्नेचर उसमें देते हैं। ठीक है, सिग्नेचर देते हैं, लेकिन भाई कंपनी जो है, कंपनी कैसे अपना सिग्नेचर देगी, ठीक है, कंपनी आपका उसका तो हाथ पैर होता नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है, एक कॉमन सील। तो जो स्टैंप या मोहर आपको लगाया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स के नीचे में, इट बिकम्स द लीगल ऑथेंटिक, it becomes an authentic documents. So this is called common seal. With the help of this, a particular organization, a particular company can buy asset, can sold asset, can appoint employee, can transfer employee, etc. Everything. ठीक। Now the last word is the limited liabilities. Here the liabilities means होता है क्या कि देनदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो जैसे आप 11 क्लास में पढ़े होंगे कि द फॉर्म ऑफ बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब
कोई एक आदमी, कोई जैसे मान लीजिए हम कोई जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं, तो इसका जो भी फायदा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है। 100% क्या है इसकी जिम्मेदारी? आप हमारे ऊपर 100% आती है। लेकिन कंपनी में क्या होता है क्या कि द ओनर्स आर लिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन इन द कैपिटल. In other words, the liabilities of owners are decided as per the ratio of their capital contribution. मतलब कि किसी भी ओनर का जो लिएबिलिटी है वो उतना ही जिम्मेदार है जितना परसेंटेज वो आपका उसमें कैपिटल के रूप में कंट्रीब्यूशन किया है। इसको समझने के लिए क्या है कि मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका 100 रुपीज टोटल कैपिटल, ठीक है, 100 रुपीज। अब इसमें हम लोग 2-3 आदमी मिलकर ये कंपनी खड़ा किए हैं। मान लीजिए कि इसमें 5 आदमी 5% मिलकर आपका ये कंपनी को हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो और सभी इक्वल पार्टनर हैं, सभी आपका क्या है कि बराबर बराबर इसमें हिस्सेदारी है। हिस्सेदारी शेयर के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 + 20 + 20 + 20 + 20, एक ऑनर का आपका कितना कंट्रीब्यूशन है? 20। दैट मीन्स कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लिएबिलिटी कितना है? ओनली 20%। कल दिन कंपनी का लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसमें उसका शेयर कितना होगा? वो 20%। दैट मीन्स कि हीज और हर लिएबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड एज पर द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय अ पर्टिकुलर ओनर। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड लिएबिलिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेड लिएबिलिटी। अंडरस्टैंड? आई होप नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज कंपनी। तो कंपनी, एक बार मैं और इसको आपको रिपीट कर देता हूं। कंपनी क्या है? It is an artificial person created by law that has a separate legal entity, perpetual succession, common seal and limited liability. ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द कंपनी। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ कंपनी तो हम लोगों ने जान गया कि कंपनी आपका किसको बोलते हैं। नाउ देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ कंपनी। कंपनियां बहुत तरह की होती है, ठीक है। हमारे अगल बगल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग देखते हैं तो वो क्या होता है कि वो आपका बहुत तरह की कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे जानने का कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंपनी ऑफ companies. So according to the Company Act, there are mainly 2 types of companies. कंपनी एक्ट के अनुसार सिर्फ 2 तरह की कंपनियां होती हैं। एक आपका क्या है? प्राइवेट कंपनी, और एक होता है आपका पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, देखो प्राइवेट कंपनी में ये डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर आपका क्या होता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स नॉट द कंपनीज ओन्ड बाय द प्राइवेट पीपल। Here, according to their incorporation, according to their format, they are may be private और पब्लिक कंपनी। ये आपको हम बाद में, एक गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है और एक प्राइवेट कंपनी भी आपका पब्लिक कंपनी हो सकती है, ठीक है। तो देखो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं इनका लास्ट वर्ड जो होता है, द नेम ऑफ द कंपनी इंडेड विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, लाइक दैट, ठीक है। किसी भी कंपनी के लास्ट में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ रहता है तो आप जान जाओ कि वो हमारा प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो वर्ड, उसका नाम जो होता है, इट इज इंडेड विद द वर्ड ओनली लिमिटेड, ठीक। जैसे मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो लास्ट वर्ड क्या है? लिमिटेड।
तो इट इज अ पब्लिक कंपनी, ठीक है, इट इज अ पब्लिक कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड, तो कोल इंडिया लिमिटेड आपको क्या हो गया, इट इज लास्ट वर्ड इज द लिमिटेड, सो इट इज अ पब्लिक कंपनी। मान लीजिए कि आपका प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, so the last word is private limited, so it is a private company. Clear? Now how we can be identify or distinguish that which type of companies are come under the private companies and which type of companies come under the public company। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफली जानने का कोशिश करते हैं कि आपका प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या है। तो सबसे पहले आपका आता है ऑनर, नंबर ऑफ ऑनर। अब प्राइवेट कंपनी में बी क्रिएटेड विथ 2 से लेकर 200। इसमें कितने ओनर्स हो सकते हैं, कम से कम 2, हम और आप मिलकर ये कंपनी आपका खोल सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड, और अधिक से अधिक आपका कितना 200 इंक्लूडिंग द प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय, ठीक है। इसके जो एम्प्लॉय भी अगर उसके मेंबर हैं तो उन सब को मिलाकर आपका 200 से ज़्यादा उसमें ऑनर नहीं होना चाहिए। वहीं पर आपका जो पब्लिक कंपनी है, इट कैन बी स्टार्टेड विथ अ मिनिमम ऑफ 7 पर्सन। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 आदमी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जो मैक्सिमम होता है वो आपका अनलिमिटेड, ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन। जैसे कोई भी आपका जो बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर हो गया, कोई भी, तो इसके जो शेयर परचेज कर लेते हैं दे बिकम द ओनर, who have the share they are the owner on that particular part, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज हमारे पास अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर हैं, तो 10 शेयर का जितना वैल्यू 10-10 रुपया उसका अगर फेस वैल्यू है तो हम 100 रुपया के उसका मालिक, ठीक है। एट द टाइम ऑफ वाइंड अप आई हैव द राइट टू चार्ज फॉर द अगेंस्ट द एसेट, ठीक है। और वाइंड अप के समय हमारा क्या है कि हम उनके जो एसेट हैं उसमें 100 रुपये का दावेदारी हमारी बनती है और मैं कर सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको 7 से लेकर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, ठीक है। अब आता है कैपिटल, मिनिमम कैपिटल। तो देखो ये रिक्वायरमेंट जो है ये पहले आपका था ये 1 लाख, ठीक है, और यहाँ पर था कितना आपका 5 लाख, बट आफ्टर 2018 दिस रिक्वायरमेंट हैज बीन एबोलाइज्ड, ये आपका खत्म हो गया, अब इसकी आपकी जरूरत नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है आप कुछ भी अमाउंट से आप एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर जो होते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द कंपनी, दे आर नॉट द मैनेजर्स, ठीक है, और मैनेजमेंट पर्सन दे आर द डायरेक्टर। तो इसमें कम से कम प्राइवेट में आपका 2 डायरेक्टर होना चाहिए, फुल टाइम डायरेक्टर, ठीक है, और इसमें कम से कम आपके 3 डायरेक्टर होना चाहिए। इसमें कम से कम आपके कितने डायरेक्टर होना चाहिए, 3 डायरेक्टर होना चाहिए, क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे हम लोग किसी कंपनी को आइदर इट इज ए प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी कह सकते हैं। ओके, एक और कंपनी आती है एज पर द कंपनी एक्ट 2013, a new type of company is can be formed or created. This is called one person company. क्या कहलाता है, 1 person company। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ओपीसी। ये आपका ये पहले इसका प्रोविजन आपका पुराना कंपनी एक्ट में नहीं था, लेकिन 2013 का जो नया कंपनी एक्ट बना उसमें आपको ये प्रोविजन दिया गया कि एक आदमी भी, यहाँ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 2 से 200 या 7 आदमी चाहिए उसको हटा दिया गया, और एक आदमी भी एक कंपनी चला सकता है, खोल सकता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर कोई कंपनी खोलना चाहूँ तो हम उसको एसके झा एंड कंपनी नाम देके हम बना सकते हैं। इसकी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया हैं जो डिटेल्स आप लोग बीएसटी में पढ़े हैं, 11 क्लास का बीएसटी में, ठीक है।
और अगर आपको बाद में फिर इसका बारे में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो अब समझ में आपको आ गया कि व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी, व्हाट इज 1% कंपनी। तो मेनली ये 3 तरह के कंपनियां होती हैं। फिर आपका आता है कि कंपनी को और फर्दर इट इज डिवाइडेड। कंपनी को आपका फिर से आपको क्लासिफाइड किया गया है अंडर द गवर्नमेंट कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एंड द प्राइवेट कंपनी। तो देखो, प्राइवेट कंपनी, these companies, these are maybe private limited or public company. These companies are owned by the private people. ठीक है, ये सारे आपका जो कंपनियां हैं ये आपको, हम और आप जैसे लोग इसको चलाते हैं और इसको मैनेज करते हैं। जैसे आपका बहुत सारा है, आपको रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, आपको टीसीएस, टाटा स्टील वगैरह वगैरह, जो भी आपको हमारे यहाँ एक इलेक्ट्रो स्टील, डालमिया सीमेंट, etc. These are the private companies. These companies are owned, managed and run by the private people. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका प्राइवेट कंपनियां होती है। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा है वो आपको गवर्नमेंट कंपनी। दीज कंपनीज आर रन बाय द गवर्नमेंट। ये आपको दीज कंपनीज आर ओन, मैनेज एंड रन बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या कि आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब ये गवर्नमेंट कंपनियां जो होती है ये या तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जाती है या आपका राज्य सरकार के द्वारा ये कंपनियां आपका संचालित की जाती है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें मेन आपको बहुत सारा आपका एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवे, एसबीआई, पीएनबी, कोल इंडिया, etc. ठीक, तो ये आपका दीज कंपनीज आर ओन, मैनेज एंड रन बाय द गवर्नमेंट, आइदर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। फिर से ये जो गवर्नमेंट कंपनी है इनको फिर अलग अलग और कई कैटेगरी में इसको आपको क्या किया है, बांटा गया है। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। देखिए, अब गवर्नमेंट कंपनी जो होता है एक डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट कंपनी होती है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी, और एक होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दोनों ही गवर्नमेंट कंपनी हैं, लेकिन इन दोनों में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें जो है कि इट इज 100%, इसका जो 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब इसका 100% मालिकाना हक जो होता है वो आपको सरकार के पास होती है, या तो केंद्र सरकार और नहीं तो राज्य सरकार के पास होती है। जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं एग्जाम्पल में कि आपका इंडियन रेलवे, आपको आर्म फोर्स, बीएसएनएल, पुलिस,
आग etc etc। ये सारे जो हैं, ये सारे आपका इसके आपका स्पेशली आपको क्या होते हैं, दीज कंपनीज आर मैनेज्ड बाय स्पेशल मिनिस्ट्रीज, दीज आर कम अंडर द स्पेशल मिनिस्ट्रीज, जैसे आर्मी वगैरह जो होते हैं या एयरफोर्स, जितने भी हमारा डिफेंस सिस्टम है वो आपका डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। रेलवे जो होता है रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, आपका BSNL वगैरह जो आते हैं ये आपका कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। दीज ऑल आर मैनेज्ड बाय द स्पेशल मिनिस्ट्री। नाउ समझ में आ गया? तो ये डायरेक्ट कंपनियां हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, DVC है आपका, ONGC है। तो ये सारे जो हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपको दिल्ली में मदर डेयरी है, बिहार में सुधा डेयरी है। तो ये सारे जो होते हैं ये आपका क्या है, ये आपका गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। इसका आपका 100% मालिकाना हक जो है वो आपका सरकार के पास होता है। क्लियर? नाउ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, दीज आर इन शॉर्ट ऑल्सो कॉल्ड द PSU। इसको क्या बोला जाता है? PSU भी बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये भी सरकारी कंपनियां होती हैं, लेकिन आपको क्या होता है कि इसमें आपको मिनिमम 51% शेयर्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होता है कि इसमें मिनिमम जो 51% शेयर है वो आपका सरकार के पास होती है, और बाकी का जो 49% शेयर है वो आपका पब्लिक या अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। ठीक है, पब्लिक या अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। ठीक है, तो ये आपको क्या कहलाते हैं, ये PSU कहलाते हैं। जैसे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB, कोल इंडिया, etc, ये सारे आपका, और बहुत सारा है। ठीक है, इंडियन ऑयल, IOC, ठीक है, etc कर दीजिए। इसमें जो है ये आपका 51% या उससे ज्यादा शेयर आपका गवर्नमेंट के पास है, और आपका बाकी का जो है वो आपका जनरल पब्लिक या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। तो अब दोनों में अंतर क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें आपका वो गवर्नमेंट का पे कमीशन, जैसे अभी 7th पे कमीशन होता है, सैलरीज एंड अदर बेनिफिट्स आर फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो होता है ये आपका डायरेक्टली गवर्नमेंट इसके एम्प्लॉयज को बेनिफिट फिक्स नहीं करती है। यहाँ पर आपका इनका अलग अलग बोर्ड होते हैं। ठीक है, वेज बोर्ड जिसको बोला जाता है। तो they have their own board which deciding about the benefits given to the employees। वो जो हैं वो आपका डिसाइड करते हैं कि किस आपको एम्प्लॉयज को, किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज को कितना आपका तनख्वाह दिया जाए, कितना बोनस दिया जाए, कैसे प्रमोशन हो, कैसे रिक्रूटमेंट हो, ये आपका वो डिसाइड करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? तो दीज आर द सम टाइप ऑफ कंपनी। क्लियर? तो ये हमारा आपका कंपनी के बारे में है, और हम आशा करते हैं कि आप लोग कंपनी, द टाइप ऑफ कंपनी, इसके बारे में आपको ये पूरी जानकारी आपका हो चुका होगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है, भाई हमने कंपनी के बारे में तो सोच लिए कि एक हमको कंपनी आपको खड़ा करना है जिसमें आपको 2 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जैसा आपका होता है, उन लोगों ने एक साथ आकर आपका ये डिसाइड किया कि आपका हम लोग कंपनी शुरू करते हैं किसी भी तरह का। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ कंपनी। ठीक है, कि कंपनी को हम लोग कैसे आपका बनाएं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, कंपनी बनाने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज आपके होते हैं। ठीक है, वैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन
जब आप सेटअप करते हैं तो यू विल हैव टू फॉलो सम रेगुलेशन एंड फॉर्मेलिटी। कुछ आपका हमारा क्या होता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के नियम कानून होते हैं, दैट मस्ट बी फॉलोड बाय अस। ठीक है, तो इससे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इफ यू फाउंड माय क्लास बेनिफिशियरी देन यू मस्ट शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स इन योर क्लास। आप अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे को भी और अधिक से अधिक बेनिफिट मिले। चलिए देखो, थोड़ा सा आपको ये क्लास आपका लेंदी लग रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी चीज, चाहे कोई भी पेपर हो, इवन आपका लिटरेचर, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ही क्यों नहीं पढ़ते हैं, जब तो उसका आपका बेसिक कंसेप्ट को जानने का कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये मत सोचिए कि आपका ये 12 क्लास का ही सिर्फ एग्जाम आपको पास करना है। इसी के बेसिस पर आगे आपके बहुत सारे हर्डल्स हैं जो आपके करियर को इम्पैक्ट करते हैं और करने वाले हैं। जैसे टू गॉट एडमिशन इन कॉलेजेस यू विल हैव टू फेस द CUT। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। आपका CUT का एग्जाम होता है, उसमें आपको यही सारी चीजें आपकी पूछी जाती है, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न कुछ अलग होते हैं। तो अगर हम उसका कंसेप्ट अगर हमको क्लियर नहीं होगा, then there is a problems to solve all these things. Besides CUT, अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेते हैं, जैसे आपका CA हो गया, CMA हो गया, CS हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको यू विल हैव टू क्लियर द फाउंडेशन कोर्स। तो जो फाउंडेशन होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन द क्लास 12 सिलेबस। ठीक है, क्लास 12 सिलेबस के ऊपर इसका सारा फाउंडेशन आपका डिपेंड करता, आपका बनाया गया है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा देन यू नीड नॉट टू टेक हेल्प फर्दर। अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको आगे किसी भी तरह की आपको हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो हमको क्या होता है, वही चीजें हमको आगे में प्रॉब्लम करती है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ें उसका आपका क्या है कि वो आपको उसका बेसिक और कंसेप्ट ये समझने का कोशिश करो, और अगर ये आप समझ गए तो बाकी का जो है ना उसको बोलते हैं ना कि हलवा, तो बाकी की सारी चीजें आपके लिए वो जस्ट इट इज आपको मैटर ऑफ फिंगर टिप्स, ये आपको चुटकी में सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और बात, बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमिक्स की भी क्लास आपका स्टार्ट करेंगे विद इन 1 वीक। एक सप्ताह के अंदर अंदर हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए, अब हम लोग क्या होता है भाई, कंपनी के बारे में समझ गए, कंपनी का टाइप कितने तरह का होता है वो भी हम लोगों ने जान गया। अब आपका नेक्स्ट जो आता है, हाउ इट शुड बी क्रिएट। ठीक है, हाउ इट शुड बी क्रिएट, तो दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि आपको कंपनी के बारे में इनिशिएट करना, किसी कंपनी को शुरू करने का सोचना, समझना और उसका बारे में काम स्टार्ट करना, दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। तो भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी जो होते हैं तो कौन करेंगे, ऑब्वियसली जो मालिक उस कंपनी में जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे, जो उस कंपनी में क्या होता है कि आपका पूंजी लगाएंगे, जो अपना एफर्ट लगाएंगे, वो आपका वही इस काम को शुरू करेंगे। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कोई आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, इट इज द promotion of a company। देखो यहाँ प्रमोशन का मतलब वो पोस्ट का प्रमोशन नहीं कि हम आपका टीचर हैं, टीचर से हम प्रिंसिपल बन गए, हेड क्लर्क से
मैनेजर बन गए, असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर मैनेजर बन गए, एजीएम से जीएम बन गए, वो प्रमोशन नहीं। प्रमोशन मीन्स होता है इनकॉर्पोरेशन और प्रमोट अ कंपनी, एक कंपनी को बनाना, उसकी शुरुआत करना या उसका गठन करना, ये आपका कहलाता है प्रमोशन या इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, क्लियर। अब आपको जो होता है कि प्रमोशन, अब प्रोमोटर, प्रोमोटर प्रमोटर कौन कहलाते हैं? तो हु आपका प्रमोट अ कंपनी, हु मेक अ प्रमोशन ऑफ ए कंपनी आर कॉल्ड द प्रोमोटर। प्रोमोटर या इसे ही आपके जो होते हैं ऑनर, मालिक। ठीक है, तो कोई भी कंपनी जो होता है उसके मालिक को आप ऑनर बोल सकते हैं, उसके मालिक को आप मेंबर बोल सकते हैं, या उसके मालिक को आप प्रमोटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? टू प्रमोट अ कंपनी, टू आपका मेक इनिशिएशन आप फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। ठीक है, तो हाउ वी शुड प्रमोट अ कंपनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि प्रमोटर का पहला काम क्या होता है भाई? तो पहला काम है इनका टू क्रिएट और मेक अ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। मेमोरेंडम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब, मेमोरेंडम ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है इट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन टू रन अ कंपनी। ठीक है, उस भाई हम कंपनी जो बनाने जा रहे हैं वो कंपनी क्या है, उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, वो आपका बना क्या रही है, उसका आउटपुट क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो आपको कैसे चलेगी, उसमें कितना लेबर काम करेंगे, उसके वर्किंग आवर क्या होंगे, एक शिफ्ट चलेगा, दो शिफ्ट चलेगा आपका, वो आपका उसका सारी चीजों को एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, वो सारी चीजों को तैयार करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको उसको ले जाना है कहाँ? यू शुड हैव टू डिपोजिट इट विद द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, कंपनी। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, और आपका वो कहाँ पर आपका हेडक्वार्टर बनेगा, वो जो प्लेस ऑफ वर्किंग जो है, प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो आपको कहाँ पर है, ये सारी बातों के साथ यू शुड हैव टू अप्लाई विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ये रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी जो होते हैं ये आपका किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये आपके इंडिया के हर क्षेत्र में, ये अलग अलग एरिया में इनके ऑफिसेस होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बोकारो झारखंड में हम रहते हैं, तो ये ईस्टर्न एरिया होता है, और यहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हैं वो आपका कलकत्ता और भुवनेश्वर, इनका दो जगह आपका ऑफिसेस हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए ये कलकत्ता ऑफिस है, और बाकी आपका उधर के इस तरह से अलग अलग जगह पर हैं, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, आपको सब जगह आपका इनका अलग अलग एरियाज में इनका ऑफिस होता है। वहाँ पर यू शुड हैव टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको वहाँ पर आपका अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, उसमें आपका एक और डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, दिस इज कॉल्ड, ठीक है, फॉर फंड राइजिंग, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जैसे आप लोग स्कूल में जब एडमिशन लिए या कल कॉलेज में लेंगे, तो किसी भी कॉलेज का आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक बुकलेट दिया जाता है। ठीक है, ये बुकलेट्स, इट इज द इंफॉर्मेशन बुकलेट। उसमें आपको उसके बारे में, स्कूल के बारे में, उसके कितने फैकल्टीज हैं, उसका पास्ट रिजल्ट क्या है, उसका आपका क्या क्या फैसिलिटीज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें क्या क्या आपको मिलेंगे, उस सब के बारे में पता आपको दिया रहता है। वही हमारा प्रोस्पेक्टस भी है। इसके ओनर कौन है आपका, देयर पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कौन कितना उसमें पैसा लगाए हुए हैं, क्या क्या अदर लिएबिलिटीज हैं,
ऑनर का एक्सपीरियंस क्या है इस फील्ड में या क्या आपका अदर फील्ड में, तो सारी बातें जो होती है उसमें आपको ये सारे मेंशन किया रहता है। और बहुत इसके साथ आपका बहुत सारा आपका ऑर्डर के डॉक्यूमेंट्स भी आपको इसके साथ अटैच करना पड़ता है, जैसे गवर्नमेंट से डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, क्लियरेंस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह वगैरह, इन सारे चीज़ों को जिसको आपका प्रिलिमिनरी वर्क बोला जाता है, इन सब के साथ आपको क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू अप्लाई विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, इसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, चेक करते हैं। ठीक है, कि ये आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे आर ऑथेंटिक और नॉट। इफ इट सेटिस्फाइड, अगर वो आपका पेपर से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, देन इट इशू अ लेटर ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो आपको क्या करते हैं, एक आपका लेटर ऑफ कमेंसमेंट इशू करते हैं, कि दैट मीन्स उसके बाद ही आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेटर ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है, इसको इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कि लेटर ऑफ परमिशन। इट गिव यू permission to start your business, then only you can start your production or whatever type of your business। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती है, these are the formalities, ये आपकी फॉर्मेलिटीज हैं टू स्टार्ट अ पर्टिकुलर कंपनी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और किसी भी तरह का अगर यू हैव द डाउट और प्रॉब्लम, यू मे कॉन्टैक्ट विद मी। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो होगा वो होगा अबाउट द शेयर कैपिटल। ठीक है, कि कंपनी तो भाई हमने बना लिया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया, नाउ हाउ इट शुड बी रन, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, पैसा मीन्स पूंजी, कैपिटल। So it will be discussed in our next class. Okay, thank you.